ये एग्जाम में इस तरह से पूछा जाएगा, डिस्क्राइब दी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ रूबी लेजर विद नीट डायग्राम। ठीक है, तो बेटे डायग्राम तो मैं तुम्हें, ये वाला डायग्राम है, ठीक है, लेकिन तुम वो वाला बना लेना, वो ज्यादा मैंने साफ बनाया हुआ है, वो जो मैंने अभी स्केच वाला दिखाया था। तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में आप एक रूबी रॉड दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जेनॉन की फ्लैश ट्यूब को बाउंड करो। ये मैंने ये मोटी हो गई है, ये बराबर बराबर रखनी है। ठीक है, इसलिए साफ साफ बनाएंगे आप। तो ये जो है एक बार आप बाहर को दिखाएंगे, एक बार ये अंदर को चली गई। अंदर को जब जाओगे तो इसको ओपन रखना है दोनों को, ठीक, फिर बाहर को करोगे तो इसको क्लोज करना, फिर अंदर को। तो 2 टर्न दिखा देना इसके। ठीक है, यहाँ पे शीशे दिखा दो, ये जो है पार्शली ट्रांसपेरेंट मिरर है और ये जो है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। फोटोन को बढ़ता हुआ दिखा दो, यहाँ 2 दिखा दो, यहाँ 4 दिखा दो रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, इसको बताओ ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड है, रूबी रॉड है। ठीक है, ये पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर है, ये कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये जेनॉन फ्लैश ट्यूब्स हैं जो कि ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम की तरह से काम कर रही है। ये रूबी लेजर, वो ज्यादा हमारा डायग्राम साफ है। ठीक है, तो उसको बना लेना, मैं दोनों शेयर कर दूंगा आपको। नो बेटी, थोड़ा सा हम इसको, मैं इसको और साफ तरीके से भेजूंगा आपको। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको समझ लें, हमें लिखना कैसे है ये। सबसे पहले आप इसके कंपोनेंट्स बताओगे। रूबी लेजर में निम्नलिखित कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आप बताओगे कि इसमें एक एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रॉड होती है जिसको रूबी रॉड कहते हैं, जो कि एक वर्किंग सब्सटेंस या एक्टिव मीडियम है। ठीक है, इस रूबी रॉड के एंड्स पर 2 पैरेलल प्लेन मिरर्स होते हैं, जिसमें एक मिरर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग होता है और दूसरा पार्शियली ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपको पॉइंट नंबर 2 कहना है। पॉइंट नंबर 3 में आपको बताना है कि जेनॉन फ्लैश ट्यूब्स जो हैं ये एक ऑप्टिकल पंपिंग सिस्टम की तरह से होती है। ठीक है, जेनॉन फ्लैश ट्यूब का। देन 4th पॉइंट आपको बताना है कि एल्यूमिनियम के आयंस को हम रॉड में क्रोमियम के आयन से रिप्लेस करते हैं ताकि हम लेजर को रेड कलर इंपार्ट कर सके। राइट, हम चाहते हैं हमारा लेजर विजिबल हो, एल्यूमिनियम से इनविजिबल मिलेगा, हम नहीं चाहते हो। राइट, तो इस तरह से रूबी लेजर आता है 6943 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ पर। क्लियर। इसके बाद बेटे आप इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दोगे। वही 3 लेवल्स आप दिखाओ, E1 ग्राउंड स्टेट, E2 मेटास्टेबल स्टेट, E3 हायर एक्साइटेड स्टेट। जेनॉन फ्लैश ट्यूब दिखाइए यहाँ पर, इससे एक रेडिएशन दिखाइए 5500 एंगस्ट्रॉम का निकलता हुआ। कितने का निकलता है? 5500। बेटा लेजर कितने का आता है? 6943। तो ये वेवलेंथ लॉन्ग है ना, तो इसका मतलब एनर्जी कम हो रही है, और एनर्जी कम होगी भी क्योंकि लेजर आता है E2 से E1 में ही केवल, और ये वाली जो वेवलेंथ है ये उसको ले जा रही है E1 से E3 तक, जो कि हायर लेवल है। ठीक है, यहाँ पे बेटे देखो ये गैप देख लो आप, मैं कह रहा था ना गैप बहुत कम है। देखो ये वाला गैप है 1.79 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये वाली एनर्जी है 2.25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आप दोनों लिखेंगे। अब गैप देख लो कितने का है, 21 और 25, 0.46 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मामूली सा गैप है, इसलिए ये नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है। ये हमने देखो ये दिखाया है, फास्ट डिके नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन, क्रोमियम के आयन। यहाँ पर आप इनकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा दिखा दो, यहाँ मैंने 3 दिखाए, यहाँ 2 दिखाए, यहाँ पर 9-10 दिखा दो बीच में मेटास्टेबल स्टेट पे। ठीक है, तो ये एक्साइट हो गए। एक्साइटेशन में तुम एक एक्साइटेशन यहाँ भी दिखा सकते हो, मैंने नहीं बताया, मैंने सीधा E1 से E3 दिखा दिया, आप E1 से E2 भी दिखा सकते हो। क्रोमियम वहां भी, क्रोमियम आयन वहां भी जा सकते हैं नीचे से। ठीक है ना। नाउ ये हमारे क्रोमियम के आयन फास्ट डिके से E2 में आए, तेजी से आ रहे हैं। यहां पर आके पहले तो इनका स्पॉन्टेनियस एमिशन हो गया, ये निकला एनर्जी h न्यू डैश, ये निकला फोटोन रैंडम डायरेक्शन में एज इनकोहेरेंट लाइट। ये यहां गया, इसने इसको स्टिमुलेट किया, स्टिमुलेशन से ये नीचे आया, 2 फोटोन निकले सेम एनर्जी के एज कोहेरेंट बीम। ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि लेजर है 6943 एंगस्ट्रॉम का। तो ये सब आपको एनर्जी लेवल डायग्राम। अब देखो ये इसकी वर्किंग है। इसकी वर्किंग में सबसे पहले आप जो आपने एनर्जी लेवल डायग्राम है उसी को आपको एक्सप्लेन करना है कि जेनॉन फ्लैश ट्यूब से एक लाइट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ 5500 एंगस्ट्रॉम होती है, वह क्रोमियम आयंस को ग्राउंड स्टेट में एक्साइट करता है। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन देखो वही है,
Xenon flash tube pump Cr3 plus from ground state to higher excited state E3 by supplying light energy of wavelength 5500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये एक ऑप्टिकल पंपिंग है जो आप यहाँ भी बता चुके हो इसके कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, क्रोमियम के आयन जो है, अब E3 से बात कहेंगे, E3 से स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं, फास्ट ट्रांजिशन होता है, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन होता है और वो मेटा स्टेबल स्टेट में आ जाते हैं। तो ये नेक्स्ट लाइन है, Cr3 प्लस आयन इन लेवल E3 स्पॉन्टेनियसली डिके टू मेटा स्टेबल स्टेट E2 बाय फास्ट नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। इसमें रेडिएशन नहीं निकलता है लेकिन एनर्जी लॉस जरूर होता है। ठीक है, नाउ सिंस द ट्रांजिशन टाइम, अब ये थोड़ी आपको वही बात कहनी है कि क्योंकि यहां से यहां तक आने का टाइम है शॉर्ट और यहां पर क्रोमियम आयन का लाइफ टाइम है लॉन्ग, इसीलिए क्रोमियम आयन ज्यादातर E2 या मेटा स्टेबल स्टेट में एक्युमुलेट हो जाते हैं। तो वही आपने नेक्स्ट लाइन बोल रहे हैं, सिंस द ट्रांजिशन टाइम फ्रॉम लेवल E3 टू लेवल E2 इज शॉर्ट and lifetime of Cr3 plus ions in level E2 जो metastable state है is long, hence more number of Cr3 plus ions accumulate in metastable state। accumulate का मतलब होता है बेटा जमा होना। ठीक है, तो ये यहाँ पर जमा हो जाते हैं सारे। then the Cr3 plus metastable, अब आपको दो बातें कहनी है, एक तो बता दो spontaneous की और एक बता दो stimulated की। तो पहले spontaneous की बताओ। Cr3 प्लस आयन मेटा स्टेबल स्टेट E2 से स्पॉन्टेनियसली डिके करते हैं ग्राउंड स्टेट E1 में और इस प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस एमिशन कहते हैं। ये जो फोटोन रिलीज हुआ, ये इसमें आपने लिखा है द रिलीज एनर्जी एक्साइट अदर Cr3 प्लस आयंस। ये जो फोटोन रिलीज हुआ है ये बेटे एक तो यहाँ पर इनको एक्साइट कर सकता है, यहाँ पर एब्जॉर्ब करा सकते हैं हम Cr3 प्लस आयन। दूसरे क्या है, ये वाला फोटोन यहाँ पर भी यूज में आ सकता है, ये फर्दर Cr3 प्लस को एक्साइट करके मेटा स्टेबल स्टेट में भेज सकता है E1 से E2। समझ रहे बात को, E1 से यू कैन गो टू E2 ऑल्सो एंड इन E2 यू कैन एक्साइट एब्जॉर्ब भी करा सकते हो आप Cr3 प्लस को, दोनों काम करा सकते हो इस फोटोन से। तो वही हमने बात लिखी है, द रिलीज एनर्जी एक्साइट अदर Cr3 प्लस आयंस। तो यहाँ एक्साइट अदर Cr3 प्लस आयंस से दोनों का मतलब है, ग्राउंड वाले भी और मेटास्टेबल स्टेट वाले भी। The photon of frequency nu dash emitted by spontaneous emission act as a stimulating photon in next step। ये वाला फोटोन यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, स्टिमुलेटिंग फोटोन स्टिमुलेट करेगा Cr3 प्लस आयन को मेटा स्टेबल स्टेट में कि वो ग्राउंड स्टेट में ट्रांजिशन करे, E2 से E1 में आए और इस प्रोसेस में दो फोटोन एमिट होंगे बाय स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अगले बात आप कह दीजिए, द फोटॉन्स आर रिफ्लेक्टेड बिटवीन टू मिरर्स, bounce back and forth and get amplified at a certain intensity level. A large pulse of monochromatic beam is emitted as ruby laser of wavelength 6943 angstrom। क्लियर? तो ये बेटे 10 नंबर आपके पक्के हो गए। आपको इस तरीके से इसको लिखना है। ये डायग्राम थोड़ा सा मैं नीट वाला भेजूंगा, जो मैंने स्केच बनाया हुआ है उसको भेजूंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले डायग्राम बना के यू हैव टू एक्सप्लेन इट्स वर्किंग सब्सटेंस। क्लियर है बेटे? ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो अब मैं पल्स क्या है, पल्स नहीं समझ में आया। हाँ, ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। पल्स आपको नहीं समझ में आया कि ये पल्स लेजर क्यों है। ठीक है बेटे, एक्चुअली में क्या है कि इसमें जो पंपिंग है वो ऑप्टिकल पंपिंग है। ठीक है, तो जिस करंट से क्रोमियम के आयन एक्साइट हो रहे हैं वो फोटोन का एब्जॉर्प्शन है। ये बात सबको पता हो रही है, फोटोन के एब्जॉर्प्शन से हो रहे हैं। फोटोन को एब्जॉर्ब करने में समय लगता है। इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी देगा ना किसी भी एटम से टकरा के, तो तुरंत एनर्जी देता है, ऐसे जैसे हाथ से दूसरा हाथ टकराया ऐसे करके एनर्जी दी, ठीक, एकदम एनर्जी मिलती है। लेकिन जब फोटोन आता है तो एब्जॉर्प्शन होने में टाइम लगता है। तो पहले तो टाइम यहाँ पे लगा, तुम्हें तो पता है ना, इसका लाइफ टाइम भी तो इसी वजह से बढ़ता है क्योंकि एब्जॉर्प्शन में वक्त लगता है। तो थोड़ा सा समय तो यहाँ लगा इसका, फिर ये एक्साइट हुआ। सर इसका लाइफ टाइम कितना बढ़ता है? क्या? फिर इसका लाइफ टाइम कितना बढ़ता है? 10 की पावर -8 से कितना होता है? -3 सेकंड तक। 10 की पावर -8 से लॉन्ग हो जाएगा, -6 से -3 सेकंड तक भी हो सकता है, माइक्रो सेकंड से मिली सेकंड तक हो जाता है। क्लियर? तो क्या होता है कि जब ये एब्जॉर्ब हो रहा है तो ये वक्त लेगा। अब ये एब्जॉर्ब होकर एक्साइट हो गया,
तो ये या तो यहाँ पहुंचेगा या यहाँ पहुंचेगा, दोनों स्थिति में आ सकता है। तो बेटे जितने समय तक ये एब्जॉर्ब हो रहा है और जितने समय में क्रोमियम का आयन E1 से E2 या E1 से E3 जा रहा है, उतने समय तक लेजर बंद रहेगा। और लेजर केवल तब निकल रहा है जब क्रोमियम का आयन E2 से E1 में आ रहा है। इवन जब E3 से E2 में आ रहा है तो भी लेजर बंद है। अब मैं आपको बात बताता हूं, इलेक्ट्रिकल पंपिंग अगर होती, इलेक्ट्रिकल पंपिंग में करंट चलता है, करंट का स्विच तुम्हारे हाथ में है, जब तक तुम स्विच को ऑन रखोगे तब तक इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली प्रभावित होंगे। दूसरा काम क्या है कि इलेक्ट्रॉन जो है एटम से जब टकराता है तो एनर्जी एकदम ट्रांसफर करता है, उसमें वक्त नहीं लगता। तो एक तो तुमने करंट को कंटिन्यूअसली मेंटेन किया हुआ है, दूसरे एनर्जी इलेक्ट्रॉन एटम को एकदम से ट्रांसफर कर रहा है। तो वो जो टाइम है, क्योंकि करंट तो बंद नहीं है, करंट कंटिन्यूअस चल रहा है, तो वो जो टाइम है उसमें एमिशन और एब्जॉर्प्शन का जो टाइम लैग है वो नहीं हो रहा है। टाइम लैग समझते हो, टाइम का डिफरेंस नहीं आ रहा है अगर तुम इलेक्ट्रिकल पंपिंग कराते हो, जो कि हीलियम नियॉन लेजर में होगी। अगले वाला लेजर जो आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है। तो